हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। जब भी आप किसी भी उद्देश्य को लेकर यात्रा करते हो, चाहे वो व्यापारिक उद्देश्य है, धार्मिक उद्देश्य है, पर्यटन के लिए जाते हो या किसी शैक्षिक उद्देश्य के लिए जाते हो, तो कहाँ पर रुकना पसंद करते हो? ऐसी जगह पर जहाँ पर आराम हो, आपको सुरक्षित महसूस करो, स्वच्छ एवं बजट के अनुरूप वो स्थान हो। और यदि किसी भी कारण ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या होता है, निश्चित रूप से उस स्थान की आप कड़वी यादें समेट के लाओगे और भविष्य में ऐसी जगह रुकना पसंद नहीं करोगे, ना ही किसी को वहाँ रुकने की सलाह दोगे। ऐसा होता है ना। इसका मतलब हम जब भी घर के बाहर जाते हैं तो हम ऐसी जगह रुकना चाहते हैं जहाँ घर जैसा ही माहौल हो। इस अवधारणा के साथ हम जाते हैं, हमें सारी सुविधाएं प्राप्त हो। तो इस अवधारणा को विकसित करने के साथ ही आतिथ्य उद्योग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आज के समय में। जैसा कि इसके पहले आपको मैंने बताया कि लोग यात्राएं बहुत कर रहे हैं अलग अलग उद्देश्यों को लेकर। तो इसलिए अतिथि प्रबंधन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये उद्योग बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। और किसी भी होटल के सफल संचालन के लिए जितने भी वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ सामग्री और अन्य संसाधन हैं, उसको एक कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो आज हम प्रबंधन कार्य और कार्यक्षेत्र और करियर या जीविका के अवसर के बारे में जानेंगे आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में। और ये हमारा वीडियो आपके चैप्टर आतिथ्य प्रबंधन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का पार्ट 3 है। तो प्रबंधन है क्या? प्रबंधन वास्तव में एक प्रभावी और कुशलतापूर्वक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यानी कि जब आप कोई लक्ष्य बनाते हो तो उसे किस तरीके से उस लक्ष्य तक पहुंचोगे, वो पूरी प्रक्रिया ही प्रबंधन है। या हम एक और उदाहरण डेफिनेशन से इसको समझ सकते हैं कि प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें कोई समूह कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। तो जब भी आतिथ्य प्रबंधन की बात हो रही है तो जो भी लोग आतिथ्य प्रबंधन से जुड़े हुए हैं वो भी एक लक्ष्य, उनका भी एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुशल प्रबंधन की ज़रूरत होती है। तो अब हम जानते हैं कि प्रबंधन कार्य क्या क्या है। सबसे पहले होती है योजना बनाना, प्लानिंग। उसके बाद है आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग। फिर समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग। स्टाफिंग, स्टाफ रखना। डायरेक्टिंग, निर्देशन देना। कंट्रोलिंग, उन पर नियंत्रण करना। और मैनेजमेंट, एक प्रबंधन का आखिरी कार्य है उसका मूल्यांकन करना या इवैल्यूएशन करना। ये सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली प्रक्रिया से लेकर आखिरी प्रक्रिया यानी कि योजना बनाने से लेकर मूल्यांकन तक सभी हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो सबसे पहली प्रबंधन कार्य है प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। तो कोई भी कार्य कितना सफल होगा, यानी हम अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त करेंगे, ये निर्भर करता है उसके नियोजन पर, उसकी योजना बनाने पर। तो नियोजन प्रबंधन प्रक्रिया का सबसे मूलभूत एवं निर्णायक कार्य है, क्योंकि और जितने भी कार्य हैं जैसे कि आयोजन, समन्वय, स्टाफ रखना, निर्देशन, कंट्रोल करना, मूल्यांकन, वो सब इसी पर ही निर्भर करते हैं। तो नियोजन का यानी कि योजना बनाने के लिए कुछ उद्देश्य होते हैं। वो उद्देश्य क्या क्या हैं? स्पष्ट उद्देश्य और नीतियाँ होनी चाहिए। जितने भी उद्देश्य आप बना रहे हैं पहले से ही उस पर सोच विचार करना ज़रूरी है। उद्देश्य तथा नीतियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना है। उसके बाद लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
उचित प्रक्रिया का चयन करना है, क्योंकि जब भी हम एक लक्ष्य बनाते हैं उसे प्राप्त करने के लिए कई रास्ते हैं। तो उचित प्रक्रिया, उचित अवसर रास्ता क्या है उसका चुनाव करना है। उद्देश्यों और नीतियों के अनुसार पूरी कार्य योजना बनानी है और योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोग किसी ना किसी को जिम्मेदारी सौंपनी है, क्योंकि बहुत से लक्ष्य ऐसे होते हैं जिसमें हमें कई लोगों की आवश्यकता होती है। तो जब हॉस्पिटैलिटी यानी कि आतिथ्य प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता है, तो इसीलिए सभी को जिम्मेदारी सौंपनी है। नियोजन कई बार बहुत छोटे टाइम के लिए हो सकता है या बड़े समय के लिए हो सकता है, दीर्घकालीन हो सकता है। ये निर्भर करता है कि लक्ष्य कितना बड़ा है और इसमें प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों की योजना बनाने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम ये कहें कि नियोजन एक नींव है जिसके आधार पर विभिन्न पदाक्रम और स्तर पर जितने सहभागी और स्टाफ होते हैं वे अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित कर पाते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो सफल नियोजन के लिए हमें, जब भी हम कोई नियोजन करने जाते हैं तो हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर निष्पादन शुरू करने से पहले जानना चाहिए और तभी हम एक नियोजन या एक योजना बना सकते हैं। जैसे कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, हु, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ एंड ऑल। तो ये क्वेश्चंस, ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछने हैं और उस हिसाब से हमें आयोजन करना है। अब दूसरा प्रबंधन कार्य है आयोजन करना। आयोजन में संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यों को पहचानना और विभिन्न स्तरों पर उन्हें विभाजित करना, यही शामिल है कि कौन कौन से कार्य हैं उनको पहचानना और कार्य को पदों पर विभाजित करना। ठीक है, यानी कि किसी कार्य को कौन सा व्यक्ति करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और कहाँ करेगा, उनको उनके काम को बताना है। ये सोचने के बाद ये सुनिश्चित, और इसी दौरान जब हम आयोजन करते हैं उसी दौरान ये सुनिश्चित कर लिया जाता है, जैसे मैंने अभी कहा था कि इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ज़रूरी है उस समय, तो उसी समय ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि किसका क्या अधिकार है या किसका क्या कार्य क्षेत्र है और तभी जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनको उसी के हिसाब से आवंटित कर दिया जाता है। या अगर हम आसान शब्दों में कहें तो आयोजन प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न कार्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने का कार्य है। तो इसके लिए एक विशेष कौशल और क्षमता पूर्वक समूह ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि वही कार्य का निष्पादन करेगा और आपका आयोजन कितना अच्छा है और आपने उसका किन किन लोगों को कार्य बांटे हैं उसके हिसाब से काम होगा। तो अगर जो सही काम कर रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए जब भी आयोजन करें, ऑर्गेनाइज करें, तो ये देख कर करें किसकी क्या योग्यता है, उसको वही कार्य दें। ठीक है, जैसे कि आप इसको अभी मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ, पहले ये पूरा पार्ट ख़त्म हो जाए। कि अगर आपने किसी को कोई कार्य दे दिया है और उसे नहीं करना आता है, जैसे एक बच्चे को आपने अपने घर में अपनी बहन को कह दिया कि तुम ये घर को सजाना है, कोई पार्टी है और उसे सजाने में, सजावट में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, कार्य सही ढंग से नहीं होगा। तो इसलिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि किसको कार्य दिया जाए। इसके बाद आता है स्टाफ रखना। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी प्रबंधन के लिए। किसी भी प्रबंधक का ये आवश्यक कार्य है कि जब भी हम स्टाफ रखते हैं तो आवश्यकता अनुसार पहले काम को जान लें, उस काम को कैसे कराना है वो जानना, उसका आयोजन करना। उसके बाद उसके स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो नियुक्त कैसा स्टाफ रखा जाएगा जिसके अंदर वो आवश्यक कौशल हो, जो कार्य आपको कराना है वो वाले कौशल उसके अंदर हो
और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है, जिससे कि उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। इसलिए आवश्यक ज्ञान और कौशल वाले व्यक्तियों को ही काम पर लगाना चाहिए। इसके बाद आता है निर्देशन और कार्य सौंपना, डायरेक्टिंग एंड डेलीगेटिंग। किसी भी योजना को अगर हमें सफल निर्देशन के लिए उस करना है तो व्यक्ति की आवश्यकता होती है और विभिन्न स्तरों पर योग्य व्यक्तियों को कार्यभार देने की ज़रूरत है। अगर व्यक्ति के अंदर वो कार्य करने की क्षमता नहीं है तो कार्य को सही ढंग से कर नहीं पाएगा और उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, यानी कि जो हमने लक्ष्य बनाया है अल्टीमेटली हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके अंतर्गत काम का विभाजन करना, उनको जिम्मेदारी देना और केवल उचित कौशल एवं योग्यता वाले कर्मचारियों को ही कार्यभार देना है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि एक अच्छा निर्देशन उसे माना जाता है जिसमें केवल संस्थान का ही हित ना हो, उसकी ही भलाई ना हो, बल्कि कर्मचारियों का हित भी सम्मिलित हो। तो इसीलिए अगर आप ऐसे व्यक्ति को काम दे देते हैं जिसको वो काम आता नहीं और मजबूरी में करना पड़ रहा है तो उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो संस्थान की भी भलाई हो और उस व्यक्ति की भी भलाई हो, उस कर्मचारी की भी भलाई हो जिसे आप काम दे रहे हैं। फिर आता है नियंत्रण। नियंत्रण में क्या होता है? नियंत्रण जो भी हमारे लक्ष्य उनको प्राप्त करने के लिए कामों को अवलोकित करना है, यानी किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए उसमें नियंत्रण कोई भी योजना सफल हो रही है या नहीं हो रही वो उसके नियंत्रण पर ही निर्भर करता है। इस नियंत्रण में आय और व्यय की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है कि सही ढंग से जितनी आय हो रही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, ऐसा ना हो कि कुछ नुकसान हो। तो आज जो इनकम आ रही है आय और व्यय को निर्धारित निगरानी करना है और रिकॉर्ड की एक अच्छी प्रणाली का उपयोग करना है जो पूर्ण रूप से निर्धारित हो। तो इस पूर्व निर्धारित निष्पादन मानकों को निर्धारण करना है, वास्तविक परिणामों का माप करना है और मानकों के परस्पर तुलना, और यदि वास्तविक और नियोजित निष्पादन मानक में कोई भी अंतर हो, जो वास्तविक हो और नियोजित जो आपने प्लानिंग की थी और जो कर रहे हो उसमें कोई भी अंतर है तो उसके लिए उचित कार्य करना ज़रूरी है। तो नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी संगठन के अंदर प्रत्येक कार्य पूर्व निर्धारित योजना के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण उसी की देखरेख करता है। फिर आता है समन्वय करना। समन्वय का तात्पर्य है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभाग और व्यक्तिगत गतिविधियों के प्रयासों में जो भी काम जिसको बांटे गए हैं वो अपने प्रयास कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उनके अंतर्गत एकता हो, सामंजस्य हो और सहयोग हो की भावना हो, तभी काम सही ढंग से हो पाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा यानी समन्वय प्रक्रिया के द्वारा जो एक मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, वो ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास कार्यों की एकता से सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। यानी सब जितने भी लोग उस काम को करने में इन्वॉल्व है उनकी एकता से जो सामान्य लक्ष्य बना था, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबको काम दिया गया, उनकी स्टाफ रखा गया, उनको निर्देशन दिया गया, उनको नियंत्रण दिया गया, वो लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक हैं या नहीं। इसके बाद सबसे आखिरी प्रबंधन कार्य है मूल्यांकन करना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि मूल्यांकन से हम ये जान जाते हैं कि जो भी हमने कार्य करना शुरू किया था जिस लक्ष्य को लेकर, वो उसी हिसाब से हुआ या नहीं हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ आई, कमियाँ क्यों आई, वो पता चलता है, और हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया या नहीं किया ये पता चलता है, जिससे जब हम दोबारा कोई भी योजना बनाएं तो इस समय जो गलतियां हुई थी इस पहली योजना में उसको हम
ध्यान में रखकर नई योजना बनाएं। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कार्यक्रम को गंभीर रूप से जांच करती है और इसमें किसी भी कार्यक्रम की गतिविधियों, विशेषताओं, परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उसका विश्लेषण भी करना शामिल है कि क्या कार्य कैसे हुआ। इसका उद्देश्य एक कार्यक्रम के बारे में निर्णय करना है कि उसमें उसकी प्रभावशीलता में सुधार करने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, वो निर्धारित करना है। तो मूल्यांकन कार्य में कार्यक्रम डिज़ाइन और कार्यान्वयन में सुधार होता है। अगर कोई कमी हो रह जाती है तो जब भी नया प्लान बनाते हैं तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए हमें कि हमारा काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए समय समय पर उसका मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है। और कार्य हो जाता है, हम अपने परिणाम तक बेशक पहुंच जाएंगे, हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन क्या क्या कमियां रह गई थी योजना बनाने में, वो मूल्यांकन से ही समझ में आता है कि किस स्तर पर क्या कमियां रह गई थी। और कार्यक्रम के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ये मूल्यांकन आपको अपने कार्यक्रम की सफलता या प्रगति प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है कि आपके द्वारा जो भी जानकारी इकट्ठा की गई वो आपको अपने कार्यक्रम के प्रभाव को दूसरे से ज़्यादा बेहतर तरह से संवाद करने की अनुमति देता है और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है, क्योंकि आपको हर स्तर पर पता चल गया इवैल्यूएशन के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा, कि कहाँ क्या काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, कहाँ कौन सी अड़चनें आई हैं। तो उसको हम अगली प्लानिंग में भी शामिल कर सकते हैं, उन गलतियों से हम सबक ले सकते हैं। तो इसीलिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है कि हमने जो योजना बनाई थी हमने उसके हिसाब से कार्य किया या नहीं किया, कहाँ क्या गलत कमियाँ आई, उसको कैसे दूर किया, इसमें सहायक होता है। इसके बाद इसके हम स्कोप को जानते हैं। अब पूरे प्रबंधन कार्य को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, बर्थडे पार्टी अपनी मनानी है और आप अपने कुछ दोस्तों को बुलाना चाहते हो उसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारण करना। आपने अपनी योजना बनाई कि हमें एक पार्टी बनानी है और उसके बाद उसमें क्या क्या आप चीज़ें सर्व करोगे, क्या क्या आइटम रखोगे खाने के लिए, वो सोचोगे आप, उसकी भी प्लानिंग करोगे। और उसमें क्या चीज़ें घर पे बनेंगी, क्या बाहर से मंगवाओगे, ये भी योजना के अंतर्गत ही आएगा। उसके अलावा घर की साफ़ सफाई, सजावट कैसे होनी है, कैसे मनोरंजन करना है, इसका भी योजना आप बनाओगे। और अपनी कल्पना के अनुसार आप अपनी एक योजना बना लोगे। और हो सकता है आपने पहले एक कोई पार्टी कभी ऑर्गेनाइज की हो तो उसमें कुछ कमी या अधिकता रह गई हो, तो उस अनुभव के अनुसार आप अपनी योजना को तैयार करोगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, योजना थोड़ी सी लचीली होनी चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें। उसके बाद जब आपने योजना बना ली, आप क्या करोगे, आयोजन करोगे। आयोजन करने में क्या होगा, आप जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एकत्र करोगे कि किसको क्या काम दे सकते हैं, कहाँ से धन पैसा कहाँ से आएगा, कौन सी जगह पे पार्टी देनी है, उसकी सूची बनाओगे। ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसके बाद उसके स्टाफिंग करोगे, किसको कौन सा कार्य देना है, उसकी रुचि और क्षमता के हिसाब से दोगे। जैसे मैंने बताया था, अगर रुचि नहीं है और उसको वो कार्य दे दिया है तो वो काम सही ढंग से नहीं होगा और अल्टीमेटली हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर सिर्फ कार्य को बांटना ही नहीं है, आपने किसी को जैसे सजावट का कार्य दे दिया, किसी को बाज़ार से सामान लाने का कार्य दे दिया, किसी को आपने मेहमानों के मनोरंजन के लिए कार्य करने को दे दिया। अब इनको सबको निर्देशन देना ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो। आप उनको बताओ कि आपके मेन्यू क्या क्या रखा है, क्या सामान घर में बनना है, बाहर से क्या आना है, सजावट कैसे होनी है, थीम क्या रखी है। तो इस तरह से उनको निर्देशन दोगे। निर्देशन देने के बाद कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है कि
आप समय समय पर ये देखोगे कि वो जिनको जो जो कार्य दिया है वो अपने कार्य को कर रहे हैं सही ढंग से या नहीं। हो सकता है ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहा हो, तो इसलिए उसका कंट्रोलिंग ज़रूरी है, नियंत्रण करना ज़रूरी है। और जब पूरी पार्टी हो जाए तो हो जाए, और बीच बीच में भी उसको इवैल्यूएट करना, उनका मूल्यांकन करना ज़रूरी है। और बाद में भी मूल्यांकन करना है कि जो आपने प्लानिंग की थी, जो पार्टी का आयोजन जिस हिसाब से किया था उस हिसाब से किया या नहीं किया, क्या कमी रह गई, कैसे कमी रह गई, वो आप समझने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से एक प्रबंधन कार्य होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्रबंधन कार्य आपको समझ में आ गया होगा। अब इस हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट यानी आतिथ्य प्रबंधन के स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। तो आतिथ्य उद्योग में प्रत्येक स्तर पर नौकरी के अवसर हैं, और हमेशा प्रत्येक स्तर पे, यानी कि अगर ट्रैवल को लेकर है, रहने को लेकर है, घूमने के लिए ट्रैवलिंग में, यानी कि जैसे एयर, क्रूज शिप, यहाँ पर भी हॉस्पिटैलिटी होती है। लॉजिंग के क्षेत्र में जैसे होटल, मोटल, रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य प्रबंधन की ज़रूरत है। कोई भी इवेंट मैनेजमेंट होता है, वहाँ पर भी प्रबंधन की ज़रूरत है, आतिथ्य प्रबंधन की। रेस्टोरेंट में भी, और अट्रैक्शन, गेमिंग, पार्क, रिक्रिएशंस, यहाँ भी आतिथ्य प्रबंधन होता है। तो इन सभी जगहों पर ये सभी क्षेत्र हैं हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत, आतिथ्य प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, और इसमें हर स्तर पर नौकरी के अवसर हैं। और ज़्यादातर युवा कार्यबल को ही रखा जाता है इस क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि उनके पास ऊर्जा बहुत होती है, युवा लोगों के पास शिक्षा में उन्नति के माध्यम होते, मतलब वो नवीन शिक्षा को स्वीकार कर लेते, नई नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने में उनको मुश्किल नहीं आती है। वे आसानी से नई जो तकनीकी आती है, प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, उसमें वो आसानी से रम जाते हैं तथा उनके अंदर काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जबकि अगर एक थोड़ी बड़ी उम्र का व्यक्ति है तो वो नई तकनीकी और विचारों को बहुत ज़्यादा अपनाने के लिए तत्पर नहीं होगा। इसलिए युवा वर्ग ज़्यादा अब काम करते हैं इस क्षेत्र में, और उनके अंदर सफलता और अधिक पैसा अर्जित करने की अतिरिक्त महत्वाकांक्षा भी होती है। इसीलिए हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में, आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में युवा वर्ग को ज़्यादा कार्य करने के अवसर मिलते हैं। तो कौन कौन सी आवश्यक दक्षताएं होनी चाहिए जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उस पर आइए एक नज़र डालते हैं। अच्छी तरह से तैयार कर्मचारी, यानी कि पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, सुव्यवस्थित वो होना चाहिए, और अच्छे आचरण वाला होना चाहिए, उसका हंसमुख रवैया होना चाहिए, शिष्टाचार पूर्वक होना चाहिए, अनुशासन पूर्व होना चाहिए, और शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। उसके अंदर आत्मविश्वास के साथ साथ संचार करने का कौशल हो, और कई भाषाओं का भी कौशल हो, क्योंकि आतिथ्य प्रबंधन बिना संचार कौशल के नहीं चल सकता है। क्योंकि यहाँ पर विभिन्न स्टेट से, विभिन्न देशों से लोग आते हैं, विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, तो इसलिए कई भाषा का कौशल ज्ञान उसको होना आवश्यक है। तो ये सारी दक्षताएं एक आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वालों को आनी चाहिए। अब कौन कौन से जीविका के अवसर हैं इस क्षेत्र में, चलिए देखते हैं। विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों पर हाउस कीपिंग विभाग में बहुत से स्तर पर नौकरी हैं, गृह व्यवस्था विभाग में। उसके अलावा स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता के लिए भी अवसर हैं। होटल के फ्रंट ऑफिस और स्वागत नियंत्रण डेस्क के पे भी पद के लिए अवसर हैं। फूल की व्यवस्था आपूर्ति के लिए उद्यमशीलता के अवसर हैं, और संगठन के अंदर विभिन्न विषय वस्तु आधारित कार्यक्रम के विशेषज्ञ के रूप में भी जीविका के अवसर उपलब्ध हैं। तो आतिथ्य प्रबंधन में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये
चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। कुछ समीक्षा प्रश्न है आपके लिए। होटल के संबंध में प्रबंधन कार्य क्या है? दूसरा, आतिथ्य प्रबंधन के दायरे की चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट यानी आतिथ्य प्रबंधन में कौन कौन से जीविका के अवसर उपलब्ध हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल को कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेरी है, और नोटिफिकेशन टर्न ऑन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।